हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की सेशन की शुरुआत। सर आज हम लोग जो है टीचिंग का तीसरा लेक्चर करने वाले हैं और उसमें हम लोग देखने वाले हैं क्या सर, लेवल्स ऑफ टीचिंग और वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग, है ना। सर वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल मतलब जो वैरी करता है। आप टीचिंग में वेरिएबल क्या हो गया सर? टीचिंग में तीन वेरिएबल होते हैं। कौन कौन सा सर? टीचिंग में होते हैं टीचर, स्टूडेंट, और टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो कनेक्टिविटी होती है, जो कनेक्शन होता है, वो सारा मटेरियल्स। ठीक है जी, तो आज हम उन्हीं की चर्चा करने वाले हैं। प्लस उसके साथ साथ हम चर्चा करने वाले हैं लेवल्स ऑफ टीचिंग की। देखिए अलग अलग लोगों ने अलग अलग स्पोर्ट्स में लेवल्स ऑफ टीचिंग में तीन लेवल डिसाइड किए हैं कि बेसिकली बच्चा जब होता है तो क्या चीजें जरूरत पड़ती है, उससे बड़ा वाला फेज जब यंग फेज में होता है तो क्या जरूरत पड़ती है और कैसे टीचिंग कराई जाती है, और जो फाइनल स्टेज जो बहुत रिसर्च के लेवल पर होती है उस समय टीचिंग कैसी होती है। तो उसकी बातें हमें करनी है। ठीक है, चलिए तो ज्यादा लेट ना करते हुए क्लास में चलें। बिल्कुल, देखिए आइए क्लास पे। देखिए क्लास शुरू करने से पहले बेसिक इंफॉर्मेशन क्या है भैया, आपको नोट्स चाहिए तो आप ये नेट वाला भैया का टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। किसी तरह की दिक्कत आ रही है तो व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा क्योंकि कॉमर्स में रिलेटेड आने वाले जितनी भी यूजीसी नेट जेट से रिलेटेड सारी पीएचडी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो आपको यहां मिल जाएगी। चलिए, और हमारा ऐप है नेट वाला भैया का ऐप, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और वहां पे बहुत सारे कोर्सेज चल रही हैं, आप इसको भी देख सकते हैं। ठीक है जी, चलिए शुरू करें। आइए सर, सबसे पहला है वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग। क्या बात कर रहे हैं हम? वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग की। देखिए जब एक टीचर किसी स्टूडेंट को लर्निंग दे रहा होता है, पढ़ा रहा होता है, तो उसके बीच में ना बहुत सारे ऐसे वर्क होते हैं जैसे पेन, जैसे बोर्ड, जैसे डिजिटल कैमरा। ये सारे क्या है? ये आप तक पहुंचने का एक माध्यम है, एक स्रोत है जिसके तहत आप क्या करते हैं, आप अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लेते हैं। मैंने वीडियो डाला, आपने देखा, तो भाई साहब इसी को हम लोग वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग में रखते हैं। हाँ, अब एक टीचर कौन सा वेरिएबल होता है, स्टूडेंट कौन सा वेरिएबल होता है, और बीच के वेरिएबल को क्या बोलते हैं, जो मटेरियल्स वाला है, वो एक सवाल है। देखिए अगर हम बात करें तो तीन वेरिएबल होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और एक इंटरवेनिंग वेरिएबल। ध्यान समझिए, स्टूडेंट और टीचर में सर इंडिपेंडेंट कौन? टीचर है भाई। क्यों? क्योंकि आप टीचर पे डिपेंडेंट हो कि सर क्या पढ़ाएंगे जिससे मेरा जीआरएफ हो जाए। नहीं, तो टीचर इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल वो स्टूडेंट कि भाई साहब किसी भी तरीके से हमको सर पढ़ा दे, अच्छे तरीके से पढ़ा दे तो हम पास हो जाएं। और इंटरवेनिंग वेरिएबल में वो सारे वेरिएबल आ जाएंगे जो आपको टीचिंग से रिलेटेड कनेक्टिविटी, एक टीचर का एक स्टूडेंट से कनेक्ट होने में जितनी सारी चीजें लगती हैं। अगर आप ऑफलाइन क्लास की बात करें तो डस्टर, बुक्स, मटेरियल्स, वो सारी चीजें इंटरवेनिंग वेरिएबल्स में आ जाएंगी। ठीक है, आ जाओ। देखो एक बहुत बड़ा चीज यहां दिया हुआ है, क्या आपका ये इंटरवेनिंग वेरिएबल क्या क्या चीजें, पहले ये देख लो। आ जाओ थोड़ा सा कर लेते हैं। देखो सबसे पहले क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है जी? टीचर, है ना। क्या है? टीचर। जो क्लास टीचर की प्रॉक्सिमिटी, रिलेशनशिप बिल्डिंग, सिटिंग अरेंजमेंट, ये सारा कौन देखता है सर? ये सारा टीचर्स देखता है। डिपेंडेंट वेरिएबल सर प्यूपिल्स और उसकी डिसेबिलिटीज, लर्निंग ऑफ प्यूपिल्स, जो पीपल बोले तो स्टूडेंट, है ना, या फिर लर्नर। ठीक है, उसकी तो वहां पे वो कैसे गेन करता है, रीडिंग स्किल क्या है, काउंटिंग स्किल क्या है, गेन राइटिंग क्या है, ये सारा चीज। और इन बीच में यहां से यहां तक जाने के बीच में जो कनेक्ट करने वाला वेरिएबल है वो है इंटरवेनिंग वेरिएबल। ठीक है जी, आइए क्या कह रहा है इसको ध्यान से थोड़ा समझते हैं, बढ़िया समझेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ टीचिंग कंसिस्ट वेरिएबल विच ऑपरेट इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड क्रिएट लर्निंग कंडीशंस और सिचुएशंस। तो बोल रहा है क्या कि जो टीचिंग का स्ट्रक्चर है ना वो वेरिएबल क्रिएट करता है। ठीक है, जो जैसे जब आप पढ़ाते हैं वो लर्निंग कंडीशंस, वो सिचुएशंस क्रिएट करता है। क्या सर आपकी बात करें तो वेरिएबल कह रहा है a variable has been defined as any response or behavior which is manifested in different categories। अलग अलग कैटेगरीज में उनको डिफाइन किया गया है with under different situations। कह रहा है कौन सी? कह रहा है टीचिंग प्रोसेस इन्वॉल्व द फॉलोइंग वेरिएबल। क्या क्या चीज चाहिए टीचिंग प्रोसेस के लिए? टीचर होना चाहिए, स्टूडेंट होना चाहिए, टेक्स्ट बुक, इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट एड्स, क्लासरूम इन्वायरमेंट। तो ये तीन इन्वायरमेंट में बात दिया गया। कौन कौन सा? सर पहला जो हुआ वो हुआ इंडिपेंडेंट वेरिएबल।
अब देखो फर्स्ट वेरिएबल का टीचिंग में क्या बोला गया, टीचर, कौन सा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कह रहा है टीचर इज सेड टू बी एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्यों, क्या, इट कैन बी मैनिपुलेट अकॉर्डिंग टू ऑन आवर विल, है ना। देखो टीचर के हाथ में सब कुछ होता है, अगर बच्चा देख रहे हैं कि भाई बहुत ज्यादा, थोड़ा सा ज्यादा हो गया है और ज्यादा पढ़ाई हो गई है, तो हंसी मजाक करके वो आपको पढ़ा देंगे चीजों को। अगर आप बहुत सीरियसली पढ़ रहे हो तो वो सीरियस तरीके से पढ़ाएंगे। तो ये टीचर के हाथ में होता है कि हम कैसे अपनी स्टडी का मैनिपुलेशन कर दें, है ना, ताकि वो बच्चे जो है आपको चीजों को सीख पाए अच्छे तरीके से। कह रहा बाय द मैनिपुलेशन ऑफ दिस वेरिएबल वी कैन मैनिपुलेट द डिपेंडेंट वेरिएबल। टीचर के वजह से बच्चे क्या होते हैं, अपना स्टडी अच्छे तरीके से कर पाते हैं। अगर टीचर अच्छे से स्टडी कराएगा बच्चे भी करेंगे, टीचर हंसी मजाक के रूप में स्टडी कराएगा बच्चे भी हंसी मजाक के रूप में समझ जाएंगे। तो टीचर के ऊपर, टीचर किसके ऊपर ये है सर, स्टूडेंट किसके ऊपर डिपेंडेंट है, टीचर के ऊपर। तो यहां पे क्या हो जाएगा सर, टीचर एक्ट एज ए प्लानर, ऑर्गेनाइजर, लीडर और कंट्रोलर। कह रहा है ही इज फ्री टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज फॉर प्रोवाइडिंग लर्निंग एक्सपीरियंस टू दी स्टूडेंट्स। तो टीचर जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एक स्टूडेंट के करियर को बनाने में। वहां वो गाइड का रोल प्ले करता है, वो ऑर्गेनाइजेशन का रोल प्ले करता है, वो लीडर्स का रोल प्ले करता है, कंट्रोलर का रोल प्ले करता है, नहीं जी। अब उसी तरीके से डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो है कौन सा भाई साहब, वो है आपका ये स्टूडेंट, ठीक है। स्टूडेंट अगर डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, टीचिंग प्रोसेस में, तो भैया किस वजह से डिपेंडेंट है, क्योंकि टीचर जो होता है वो रोल प्ले करता है, मार्गदर्शन करता है आगे करने का। जैसे जेआरएफ आपको निकालना है तो मुझे पता होना चाहिए कि भाई ये टॉपिक से सवाल पूछे जाते हैं, मैं ये टॉपिक पढ़ाऊंगा। देखो ये बेसिक क्लास है, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं, आराम आराम से पढ़ेंगे, है ना। तो स्टूडेंट क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। डिपेंडेंट वेरिएबल क्यों है सर, क्योंकि टीचिंग का जो प्रोसेस है ना, जो टीचिंग में टीचर पढ़ाता है ना, तो टीचर पे पूरी तरीके से डिपेंडेंट कौन रहता है, स्टूडेंट। क्यों, क्योंकि उसको एग्जाम निकालना है, उसके स्ट्रेटजीज फॉलो करने हैं, है ना। उस टीचर जैसे पढ़ाएगा वैसे उसको पढ़ना है, तभी आगे जाके वो सक्सेसफुल हो पाएगा। कह रहा स्टूडेंट इज डिपेंडेंट ऑन टीचर, ही इज रिक्वायर्ड टू एक्ट एज अकॉर्डिंग टू द प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द टीचर। क्या जरूरत है उसको, स्टूडेंट को, कि वो एक्ट करे जैसा टीचर प्लान करके दे या ऑर्गेनाइज करके दे, है ना। टीचिंग एक्टिविटीज ऑफ टीचर इन्फ्लुएंस द लर्निंग ऑफ स्टूडेंट। क्या बोलता है कि वो स्टूडेंट करता है, स्टूडेंट की लर्निंग को अफेक्ट करता है। बिल्कुल सही बात है। अगर टीचर बहुत सही तरीके से स्टूडेंट के गाइडेंस पे ध्यान दे और स्टूडेंट की एक्टिविटी को नोट करे, तो भाई साहब स्टूडेंट एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकता है। और तीसरा वेरिएबल जो है वो है इंटरवेनिंग वेरिएबल। कौन सा वेरिएबल है, इंटरवेनिंग वेरिएबल। क्या है भाई, कह रहा है कॉन्टेक्ट एंड स्ट्रेटेजी ऑफ द प्रेजेंटेशन आर इंटरवेनिंग वेरिएबल्स। वो सारी चीजें, वो सारा मटेरियल, वो सारे कॉन्टेक्ट, वो सारी स्ट्रैटेजी जो हम प्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट के सामने, वो मटेरियल क्या है सर, इंटरवेनिंग वेरिएबल है। कह रहा है इंटरैक्शन बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट इज परफॉर्म थ्रू दीज वेरिएबल्स। तो भाई साहब इस वेरिएबल के थ्रू क्या होता है, टीचर और स्टूडेंट के बीच में परफॉर्मेंस होता है, वो परफॉर्म करते हैं। कॉन्टेक्ट डिटरमाइंस द मोड ऑफ प्रेजेंटेशन, टेलिंग, शोइंग एंड डूइंग। तो बोल रहा है ये सारे कॉन्टेक्ट क्या डिसाइड करते हैं कि कैसे एक टीचर प्रेजेंट करेगा, शो करेगा, कैसे उनको बताएगा। ये हो गए आपके क्या वेरिएबल्स, 3 वेरिएबल्स हैं बेसिकली, ठीक है। अब फंक्शंस ऑफ टीचिंग। सर फंक्शन में क्या होता है, फंक्शंस ऑफ टीचिंग कहने का मतलब है कि जब आप किसी स्टूडेंट को पढ़ाने जा रहे हो तो आप किन किन बातों का ध्यान रखोगे, क्या आपका काम होगा। सर देखो जब एक डॉक्टर ट्रीटमेंट करता है तो उसका काम क्या होता है, पहले प्रॉब्लम को डायग्नोस करना। पहले डायग्नोस करता है कि भैया ये हाँ इसका पेट में गुड़गुड़ हो रहा है, तो भैया क्या होगा, गैस हो गया होगा या कोई अदर बीमारी हो गई होगी। ये कौन डायग्नोस करता है, सर डॉक्टर। फिर वो प्रिस्क्रिप्शन देता है। प्रिस्क्रिप्शन मतलब फिर वो लिख के बताता है भाई ये दवाई खा लेना, ठीक हो जाओगे। और देन कुछ दिन बाद वो बुलाता है चेक करने के लिए, इवैल्यूएट करने के लिए कि जो उसकी बीमारी थी वो ठीक हुई या नहीं हुई। ठीक इसी प्रकार जब भी कोई एक स्टूडेंट पढ़ाई करता है तो टीचर जब टीचिंग कराता है तो टीचर इन बातों का ध्यान रखता है कि वो बच्चा किस चीज में तेज है, बच्चा क्या पकड़ रहा है, क्या कैच कर रहा है, क्या कैच नहीं कर रहा है, कौन सी ऐसी बातें जिनको समझ में आ रही है, कौन सी बातें समझ में नहीं आ रही है। उसी हिसाब से उसको टीचिंग कराता है और फाइनली एग्जाम या टेस्ट लेकर उसका इवैल्यूएशन करता है। क्लियर है, आ जाओ। वही कह रहा है, जस्ट अ डॉक्टर डायग्नोज द डिजीज फर्स्ट। जैसे डॉक्टर
डिजीज रोगों को देखता है, डायग्नोस करता है, देन ही प्रिस्क्राइब द मेडिसिन, और उसके बाद वो दवाई लिखता है for the cure of the disease, and finally he studies the effect of the drugs on the patients and treatment if the response drugs is not पॉजिटिव। बोल रहा है कि क्या करता है, वही वाला बात मैंने बताया कि डॉक्टर आता है, पहले डायग्नोस करेगा प्रॉब्लम को, दवाई देगा, दवाई देने के बाद अगर वो सही हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो वो देखेगा भैया क्यों सही नहीं हुआ, है ना जी। सिमिलरली टीचर जो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ऑल्सो गोज थ्रू दिस प्रोसेस इन द क्लासरूम। जब एक टीचर क्लासरूम में जाता है तो वो देखता है कि कौन से बच्चे ज्यादा तेज हैं, कौन से बच्चे थोड़ा कम हैं, कौन से बच्चों को एकदम समझ में नहीं आ रहा है, और वो इन चीजों को डायग्नोस करके फिर ये बताता है कि भाई साहब जिन बच्चों पे थोड़ा, किन बच्चों पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है, किन बच्चों पे थोड़ा कम ध्यान देना है, किन बच्चों को बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है जिसका उनका ग्रोथ हो सके। ठीक है जी। कह रहा है he diagnose the learning problems of the student, then he suggests some remedial measures, and finally he evaluates of the behavior of the students to know the effectiveness of his measure। ये कह रहे हैं सीधा सीधी कि टीचर भी वही काम करता है कि उनके लर्निंग की प्रॉब्लम्स को देखता है कि कहां सीखने में प्रॉब्लम हो रही है बच्चों को, और उन प्रॉब्लम्स को डायग्नोस करने के बाद उसको बताता है कि भाई ये प्रॉब्लम तुम्हारा जो है इस वजह से ठीक हो जाएगा, आप ये काम करना। और जब ये काम वो करके आता है तो उसका इवैल्यूएशन होता है, कैसे, उसके बिहेवियर के बदलाव को देखते हुए, उसके मार्क्स के बदलाव को देखते हुए, उसके टेस्ट में जब वो चेक करता है कि क्या वो काम कर पाया है कि नहीं, तो वो सारी चीजें देखा जाता है। आ जाओ, तो उसमें 3 फंक्शन होते हैं। पहला फंक्शन क्या होता है सर, डायग्नोस्टिक फंक्शन। ठीक है, कह रहा है इनिशियल टास्क इन द चेंजिंग और मॉडिफाइंग द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स is to have proper diagnosis of existing situation. The teacher performs the following diagnostic functions। सीधी सी बात है ना यार, आपके पास कोई स्टूडेंट आया, बोला भैया सर जीआरएफ निकाल दो, तो हम उससे पूछेंगे ना कि बताओ किसमें प्रॉब्लम ज्यादा आ रही है, पेपर 1 में या पेपर 2 में, बताओ पेपर 1 में कितना मार्क्स आया था, पेपर 2 में कितना मार्क्स आया था, बताओ अच्छा कहां प्रॉब्लम आ रही है, किस टॉपिक में तुम ज्यादा फंस रहे हो। पहले हम उसका डायग्नोस करेंगे कि दिक्कत आखिर है कहां, किस जगह पे हमें उसको ठीक करने की जरूरत है, कहां, कहीं वो फाकी तो नहीं मार रहा, कहीं वो काम तो नहीं कर रहा इधर उधर वाला, नहीं, तो उसके लिए हमको डायग्नोस्टिक फंक्शन का रोल प्ले करना पड़ेगा। कह रहा है डायग्नोसिंग द एंटरिंग बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट इन टर्म्स ऑफ कॉग्निटिव, कोनेटिव, अफेक्टिव एबिलिटीज। आफ्टर दिस द टीचर प्रेजेंट्स द न्यू नॉलेज टू द प्यूपिल्स। ये बात बिल्कुल सही है कि हम जब कोई क्लास में जाते हैं, जब कुछ पढ़ाते हैं, तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि बच्चों को कितना नॉलेज है, बच्चों को कितनी जानकारी है। जितनी जानकारी उनको है वहीं से टॉपिक को शुरू करते हैं, क्योंकि जो जानकारी है उससे अगर आप टॉपिक शुरू करेंगे, नोन टू अननोन पे जाएंगे तो फिर ज्यादा अच्छे समझ में आता है। तो बच्चों को जहां से जानकारी होती है हम लोग वहां से शुरू करते हैं, और फिर नए कॉन्सेप्ट्स पर, नया नॉलेज पे जाके उनको नई नॉलेज देते हैं। कह रहा है फॉर्मुलेटिंग स्पेसिफिक एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, द टाइप एंड द क्वालिटी बिहेवियरल चेंजेस to be introduced in the students in the light of entering behavior and environmental condition। देखो ये क्या बोल रहा है कि जब आप बच्चे आपके एंटरिंग बिहेवियर में होते हैं, जब आपको आपके पास आ रहे होते हैं शुरुआती दौर में, तो आपको क्या करना पड़ता है, क्वालिटी टाइप के जो है बिहेवियरल चेंजेस करने पड़ते हैं, इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, कुछ कुछ नई चीजें आपको एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव स्पेसिफाई करनी पड़ती है कि भैया इस बच्चे को ऐसे पढ़ाना है, इस बच्चे को ऐसे पढ़ाना है, ये अपने माइंड में। उसके बाद क्या, उसके बाद आप करते हैं एनालिसिस ऑफ कंटेंट। क्या करते हैं, कंटेंट का एनालिसिस करते हैं, मेथड को देखते हैं, और अदर फैसिलिटीज अवेलेबल फॉर द कैरिंग आउट द टास्क। तो जो भी टास्क दिया जाता है बच्चे का, आप वो देखते हैं कि भैया कंटेंट में तो दिक्कत नहीं है, क्या उसको पढ़ने में दिक्कत आ रही है, क्या मेथोडोलॉजी हमारी गलत है, हम टीचर का जो पढ़ाने का तरीका है, क्या बोर्ड पे लिख के पढ़ाने का तरीका है, क्या उसको डायरेक्ट इंस्ट्रक्ट कर देने इस वजह से समझ में नहीं आ रहा है, एग्जाम्पल्स नहीं दे पा रहे हैं इस वजह से नहीं समझ में आ रहा है, क्या रीजन है। कह रहा है इट शुड बी डिसाइडेड वेदर द कंटेंट इज अकॉर्डिंग टू पीपल कैपेसिटी और नॉट। ये भी बात बिल्कुल सही है, पता चला पूरा इंग्लिश में लिख दिया, पूरा इंग्लिश में, और लड़के को इंग्लिश आती नहीं, स्टूडेंट को इंग्लिश आती नहीं, दिक्कत होगा, ये वाला चीज। तो इसलिए इस बात का ध्यान देना चाहिए कि डायग्नोस करने वक्त में। कह रहा है डायग्नोसिंग हिज ऑन पर्सनैलिटीज एंड कैपेसिटी एंड ब्रिंगिंग अबाउट डिजायरेबल चेंजेस इन हिज ओन बिहेवियर फॉर अचीविंग सक्सेस मिशन ऑफ मॉडिफाइंग द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट। तो ये बात बिल्कुल सही है कि अपनी पर्सनालिटीज को भी टीचर उस समय देखता है कि भैया हम किस तरीके से बच्चों को पढ़ा सकते हैं, है ना। चलिए, कह लाइक द टीचर स्टूडेंट आल्सो परफॉर्म्स द डायग्नोस्टिक फंक्शन एज लिस्टेड बिलो। देखो टीचर जैसे बच्चे को देख के समझना चाहता है कि भैया बच्चा कहां है, किस लेवल पे है, बच्चे भी क्या करते हैं, देखते हैं।
लाइक टीचर स्टूडेंट ऑल्सो परफॉर्म्स द डायग्नोस्टिक फंक्शन एज ए लिस्टेड बिलो। क्या? डायग्नोसिंग स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ एंट्री बिहेवियर, कि क्या उनका स्ट्रेंथ है क्या वीकनेस है, ये भी डायग्नोस करते हैं। कह रहा है असेसिंग हिम इन टर्म्स ऑफ टूल्स ऑफ लर्निंग लाइक पावर ऑफ एक्सप्रेशन, एबिलिटी टू थिंक एंड एनालाइज, इमोशनल बिहेवियर। ये सारा चीज क्या करते हैं? बच्चे भी एनालाइज करते हैं, है ना जी। तो ये हो गया क्या? डायग्नोस, प्रॉब्लम को डायग्नोस करना, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है? प्रिस्क्रिप्टिव फंक्शन। अब प्रिस्क्रिप्शन मिलेगा, भैया बीमारी का पता चल गया, गुड़गुड़ है पेट में, है ना, कुछ कुछ होता है, अब दवा देंगे। दवा क्या देंगे? कह रहा है इन रिमेडियल फंक्शन टीचर ट्राई टू ब्रिंग डिजायर्ड चेंजेस इन द बिहेवियर ऑफ पीपल्स। तो पीपल के बिहेवियर में चेंजेस लाने की कोशिश करेंगे, कैसे? रेमेडी बेकर बता के, सॉरी, है ना। क्या है? द टीचर इज मोर एक्टिव। यहां क्या होगा? टीचर ज्यादा एक्टिव होगा, क्यों? क्योंकि उसको समझाना है, उसको रेमेडीज देनी है, उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, बच्चे के जो भी दिक्कतें आ रही हैं उसको अच्छे तरीके से बता के। कह रहा है he has to work for the meaningful interaction। वो इंटरैक्ट करेगा बच्चों से। he makes the decision regarding the use of teaching methods, strategies, techniques and mutual relationship between various, keeping in the view of the individual difference of the pupils। अब बात समझो, एक ही क्लास में 100 बच्चे हैं, 10 बच्चे को एकदम वीक हैं, 50 बच्चे मिडिल में समझते हैं और 40 बच्चे एकदम तेज हैं। अब टीचर को तीनों को मेंटेन करके ये बात उसको पढ़ानी पड़ेगी, तभी समझ में आएगा। ऐसा नहीं है किसी को आप ऐसा नहीं कर सकते हम बहुत फास्ट चलेंगे बहुत स्लो चलेंगे, नहीं, सबको लेके चलना पड़ेगा। यही बात प्रिस्क्रिप्टिव फंक्शन में कहा गया है, ठीक है। कह रहा है कोऑपरेशन ऑफ स्टूडेंट्स इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द कैरिंग आउट द प्रिस्क्रिप्टिव फंक्शन बाय द टीचर। किस मेथड के साथ चलना है, कैसे चलना है, अगर बच्चे को पसंद नहीं आ रहा आपका मेथड तो आप कैसे चेंज करेंगे, वो सारी चीजें भी प्रिस्क्रिप्टिव फंक्शन में आपको रोल प्ले करेगा। लास्ट जो फंक्शन है वो है इवैल्यूएटिव फंक्शन। अब इवैल्यूएटिव फंक्शन क्या फंक्शन है, या ध्यान से देखिए, इवैल्यूएशन मतलब होता है जजमेंट करना। तो जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, ट्रीटमेंट हो जाता है, तो भैया बताते हो ना कि डॉक्टर साहब देखते हैं यहाँ बीमारी ठीक हो गया जी ठीक हो गया। ठीक उसी प्रकार जब तीसरा एस्पेक्ट है वो टीचिंग का, वो क्या है? वो है आपका इवैल्यूएटिव फंक्शन, जहां पे आपका प्रिस्क्रिप्शन देने के बाद, प्रिस्क्राइब करने के बाद टीचर क्या करता है, अलग अलग प्रोसेस से, चाहे वो मैथ आपका टेस्ट ले ले, चाहे वो अदर किसी और तरीके से आपको जज कर ले, देख ले कि क्या मैंने जो समझाया वो समझ में आया या नहीं। कह रहा दिस इज द थर्ड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ टीचिंग। दिस फंक्शन इज कंसर्न्ड with the task of finding out the process and outcome of teaching process। कह रहा है here the diagnostic and prescriptive aspect of teaching is evaluated, कि क्या डायग्नोस किया, क्या प्रिस्क्रिप्शन दिया, उसको एवेलुएट करना है। The criteria of evaluation is the achievement of the objective। If objectives are achieved, then the remedy by the teacher is correct। In the case results are contrary, necessary changes are made in the teaching learning process to get the desired रिजल्ट। मिला जुला के समझ लो बात, कि जो प्रिस्क्रिप्टिव और डायग्नोस्टिक में हमने देखा था कि हमने ये प्रॉब्लम फाइंड किया कि ये स्टूडेंट में ये प्रॉब्लम है, अगर उस स्टूडेंट को हमने लेकर जो ऑब्जेक्टिव बनाए थे कि मुझे इसको ऐसे पढ़ाना, इसको ऐसे पढ़ाना, इसको इस तरह से आगे करना है, और वो उस ऑब्जेक्टिव में कंप्लीट हो गया, तो हम कहेंगे हमारा इवैल्यूएटिव फंक्शन परफॉर्म हो गया। ठीक है, वही होगा ना कि भैया डॉक्टर को बीमारी पता चल गया, उसने दवा दे दिया और पेशेंट ठीक हो गया, तो भैया डॉक्टर का जो इवैल्यूएशन फंक्शन था वो ठीक हो गया। मैं डॉक्टर, आप क्या पेशेंट मैं बता रहा हूं कि भाई ऐसे ऐसे पढ़ो, जेआरएफ हो जाएगा जेआरएफ, तो प्रॉब्लम खत्म जी। ऐसा ही बात, क्लियर है बात जी सर। अब ये देखो टीचिंग है, क्या कह रहा है, टीचर क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, कंटेंट और मेथड क्या है, इंटरवेनिंग है, और स्टूडेंट क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब टीचर क्या करेगा, डायग्नोस करेगा प्रॉब्लम को, क्या करेगा, डायग्नोस करेगा, उसी बेसिस पर प्रिस्क्रिप्शन देगा, और फिर बाद में क्या करेगा, इवैल्यूएशन करेगा स्टूडेंट। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि सर देखिए कंटेंट और मेथड को डायग्नोस करेगा और इवैल्यूएट करेगा, ठीक है, फिर टीचर और क्या करेगा, प्रिस्क्रिप्शन देगा जो स्टूडेंट तक पहुंचेगा। बात वही है ना, बात वही है, इसका समरी है, टोटल जो भी हमने पढ़ाई करी ना उसका टोटल समरी है ये, क्या कि 3 वेरिएबल है और 3 तरह के फंक्शन है। कौन कौन सा, पहले बीमारी देखो, डायग्नोस करो, फिर प्रिस्क्राइब करो मेडिसिन इन द फॉर्म्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स अलग अलग तरीके से, और इवैल्यूएशन फिर करो कि भैया जो हमने ऑब्जेक्टिव लिया था वो कंप्लीट है या नहीं है। क्लियर है बात जी सर। चलिए नेक्स्ट अब हम चलेंगे लेवल्स ऑफ टीचिंग में। 3 तरह के टीचिंग है, वी वेरी 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 इंपॉर्टेंट कर लो, है ना।
इतना इंपॉर्टेंट कर लो कि भाई इससे सवाल आते ही आते हैं, तो इसमें कोई डाउट नहीं है, एक तो सवाल पूछे ही जाएंगे। अब 3 तरह के लेवल बताया गया। एक लेवल जो है सबसे पहला मेमोरी लेवल बोला गया, एकदम लीस्ट थॉटफुल, जिसमें बच्चों को सिर्फ रटवा दिया जाता है नर्सरी केजी 1 2 3 में तक में, जहां बच्चे सिर्फ मैम की बात मानते हैं, सर का बात मानते हैं कि जो वो कह रहे हैं वही सही है, ठीक है, उसको बोलते हैं मेमोरी लेवल टीचिंग। दूसरा है अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग। अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग क्या होता है, थोड़ा सा ऊपर वाला लेवल होता है, जहां पे रिलेशनशिप्स की बात करी जाती है, जहां एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में वार्तालाप होता है, बातचीत होती है, कॉन्सेप्ट्स को डिफाइन किया जाता है, टीचर और स्टूडेंट के बीच में पूछा जाता है, स्टूडेंट सवाल जवाब करता है, टीचर उस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करता है, इसको बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल। और जो क्या होता है, थॉटफुल होता है, सोचने के प्रोसेस में होता है। रिफ्लेक्टिव लेवल वो लेवल होता है जहां पे टीचर सिर्फ सपोर्टिव रोल प्ले करता है, सारा काम जो है लर्नर खुद करता है, क्यों, क्योंकि वो रिसर्च वाली बात होती है ना। क्लियर है बात, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं सर। आइए देखिए क्या कहता है, कह रहा है टीचिंग और लर्निंग जो है इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से रिलेटेड है, इंटरलिंक्ड है और इंटर डिपेंडेंट है, ठीक है। टीचर अफेक्ट, टीचिंग अफेक्ट करता है लर्निंग को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, बोथ, दोनों तरीके से अफेक्ट करता है ना जी। आइए क्या कह रहा है, ऑल लर्निंग इज आउटकम ऑफ टीचिंग, जितना भी लर्निंग है किसका है, टीचिंग का। इफ वी डिसरिगार्ड द सेल्फ एफर्ट ऑफ लर्नर्स, लर्निंग एंड इट एक्सटेंड विल डिपेंड ऑन द लेवल ऑफ टीचिंग ऑफ द टीचर। बिल्कुल सही बात है ना। कह रहा है अगर हम डिसरिगार्ड करेंगे ये लर्नर के सेल्फ एफर्ट्स का, लर्निंग का, ये टोटल डिपेंड किस पे हो जाएगा, लेवल ऑफ टीचिंग पे, जो टीचर के टीचिंग का लेवल है उस पे। ओनली गुड टीचर रिजल्ट्स इन गुड लर्निंग, ठीक है। अच्छा टीचर, अच्छा शिक्षक आपको सब कुछ चीजें समझा सकता है, बात है। क्या कह रहा है, द टीचर प्रेजेंट द कंटेंट एट 3 लेवल्स, 3 लेवल पे टीचर जो है बच्चों को कंटेंट प्रेजेंट करता है। और ये मैं नहीं कह रहा, अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से कहा है, देखा है उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के बेस पर, फ्रॉम थॉटलेस टू थॉटफुल सिचुएशंस, ठीक है। पहला लेवल मेमोरी लेवल, दूसरा लेवल अंडरस्टैंडिंग लेवल, तीसरा लेवल रिफ्लेक्टिव लेवल। मैं इसका लाइन बाय लाइन आपको बताऊंगा, क्योंकि हर लाइन से सवाल पूछा जा सकता है, किसी से भी, कोई भी लाइन से पूछ देगा। क्या कह रहा है, इट इज फर्स्ट एंड थॉटलेस लेवल ऑफ टीचिंग, क्योंकि बच्चों को सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है, बच्चे रटते हैं सिर्फ। टीचर पढ़ाता है, बोलो बेटा ए फॉर एप्पल, वो बोलेगा ए फॉर एप्पल, बोलेगा बी फॉर बैट, बी फॉर बैट, ऐसा वाला सीन होगा, ठीक है। तो जो एकदम छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उसकी पढ़ाई मेमोरी लेवल की पढ़ाई होती है, मेमोरी लेवल की टीचिंग होती है। कह रहा है इट इज कंसर्न विद मेमोरी और मेंटल एबिलिटी दैट एग्जिस्ट इन ऑल लिविंग बीइंग्स। टीचिंग एट मेमोरी लेवल इज कंसिडर्ड टू बी द लोवेस्ट लेवल ऑफ टीचिंग, ठीक है। और कह रहा है इस लेवल में थिंकिंग एबिलिटी बिल्कुल काम नहीं करती है ना, एकदम सोचना ही नहीं है, जो बोल रहा है पढ़ लो। स्टूडेंट जो है ओनली क्रैम करते हैं फैक्ट्स को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या करता है, रटता है इंफॉर्मेशन को, फार्मूलास को और लॉ को, जो उसको पढ़ाया जा रहा है, जो भी पढ़ाया जा रहा है ना, वो सारी चीज को वो रटेगा, रट्टा मार, है ना, रट्टा मार वो वाला सीन है। चलो कह रहा है टीचिंग इज नथिंग बट लर्निंग सब्जेक्ट मैटर बाय रोट, सिर्फ रटने से, पूरा टीचिंग इसमें कुछ नहीं है, रटवाना सिखाता है, ठीक है। टीचर का रोल जो है प्रोमिनेंट है, यहाँ टीचर क्या है, प्रोमिनेंट है, स्टूडेंट सेकेंडरी है, क्योंकि टीचर ही सब कुछ सिखाएगा, वही स्टूडेंट सीखेगा। ऑरल टेस्ट होता है, रिटन टेस्ट होता है, ऐसा टाइप एग्जामिनेशन होता है, इवैल्यूएशन सिस्टम है। इवैल्यूएशन सिस्टम मतलब एग्जाम, सीधा सीधी एग्जाम, जब आपको कुछ चीज पढ़ाया जा रहा है, उसका इवैल्यूएशन किया जा रहा है, मतलब आपसे टेस्ट लिया जा रहा है या आपसे एग्जाम कराया जा रहा है। 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ लर्निंग इज क्या, रिटेंशन, कॉलिंग, लर्निंग, रिटेंशन एंड रिकॉल। देखो इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, पहले लर्न करो, याद करो, फिर रिटेन करो, ठीक है, और फिर रिकॉल करो। वही वाला बचपन में याद करो आप कैसे करते थे, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, करते थे ना, वो वाला सीन, ठीक है। चलो इसके जो मेन प्रोपोनेंट है, जो इस थ्योरी पे काम किया है, उसका नाम था हर्बर्ट। क्या नाम था, हर्बर्ट। और यहाँ जो मेथड यूज होता है वो है ड्रिल, रिव्यू एंड रिवीजन और आस्किंग क्वेश्चंस, ठीक है। रिव्यू रिवीजन क्यों बोला, रटाएगा रिवीजन करो, रटाएगा रिवीजन करो। कुछ मेरिट्स हैं, कुछ डिमेरिट्स हैं, हम लोग छोटा छोटा करके देख लेंगे, बाकी ज्यादा मेरिट और डिमेरिट आप खुद समझ जाएंगे, क्योंकि बच्चा वाला टीचिंग में क्या मेरिट होगा, उसका डिमेरिट क्या होगा। पहला है, देखो ये यूजफुल है लोअर लेवल क्लास के लिए, बहुत छोटे छोटे बच्चे के लिए,
ठीक है ना। यहाँ पे टीचर का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर टीचर को कुछ नहीं आ रहा है तो बच्चों के, देखो बच्चे जो छोटे छोटे होते हैं ना, उसका माइंड बहुत शार्पली बहुत चीजों को अडॉप्ट करता है, और अगर बच्चे को गलत इंफॉर्मेशन दी गई तो वो गलत तरीके से चला जाएगा। तो इसीलिए टीचर का रोल यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। नॉलेज एक्वायर्ड एट मेमोरी लेवल फॉर्म ए बेसिस फ्यूचर, ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है कि जो बेसिक लेवल पर जो टीचिंग कराई जाती है ना, उस समय बच्चों का जो दिमाग होता है एडवांस होता है, और वहां पे नॉलेज देना बहुत जरूरी बच्चों को हो जाता है। मेमोरी लेवल टीचिंग एक्ट एज ए फर्स्ट स्टेप ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्ट, ये बात भी सही है कि अंडरस्टैंडिंग तक पहुंचने के लिए पहले मेमोरी लेवल वाला पार्ट आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। जी देखो, डिमेरिट क्या होगा इसका? डिमेरिट यही होगा कि बच्चा जो है कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देगा डेवलपमेंट का, कैपेबिलिटीज बिल्डअप के लिए कुछ नहीं है, रट्टा मारा आ रहा है बस, समझ रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है इसका मतलब क्या होता है ना। बच्चा खुद एप्पल खा रहा है, बेटा उसको बोलोगे बेटा क्या नहीं पता, ए फॉर एप्पल रट रहा है, वैसा वाला सीन। सिंस दिस एट दिस लेवल स्टूडेंट लर्न बाय लोड, नॉलेज का कोई बात नहीं, बोल रहा है द नॉलेज गेन डज नॉट प्रूव हेल्पफुल, यहाँ पे कोई नॉलेज से मतलब ही नहीं है क्योंकि रट्टा मार रहा है ना सिर्फ। जी, पीपल्स आर केप्ट इन स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, बच्चों को डिसिप्लिन में रखा जाता है, क्रैम किया करवाया जाता है ना टीचिंग में। इंटेलिजेंस डज नॉट कैरी एनी इंपॉर्टेंस, यहाँ कोई मतलब ही नहीं इंटेलिजेंस, क्या इंटेलिजेंस, बच्चे सुसु कर रहे हैं पैंट में है, ऐसा वाला काम है। जी, दूसरा जो लेवल है वो है अंडरस्टैंडिंग लेवल। क्या है? अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल मतलब होता है जहां बच्चे परसीव करना शुरू कर देते हैं मीनिंग को, है ना, आइडिया को ग्रास्प करना, मीनिंग को कॉम्प्रिहेंड करना, ये काम शुरू कर देते हैं, है ना। जब टीचर बता रहा है उसको सुन रहे हैं, ये क्यों हुआ, किस वजह से ऐसा हुआ, वो कॉन्सेप्ट्स पे जब सवाल करने लगते हैं तो वो अंडरस्टैंडिंग लेवल पे होते हैं। वो ना 8 से 12 वाला था जो फेज होता है ग्रेजुएशन तक वाला, उसको कहा जाते हैं। क्या इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन और साइकोलॉजी द मीनिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग कैन बी क्लासिफाइड, याद रखिएगा ये 3 वर्ड। सीइंग द टोटल यूज ऑफ फैक्ट, फैक्ट का यूज कैसे हो रहा है इसको देखना, सीइंग रिलेशनशिप, रिलेशनशिप की बात करना, और जनरलाइज एंजाइटी, ये तीनों की बात करना अंडरस्टैंडिंग। जहां ये वर्ड आपको दिख गया, ये लाइन दिख गया, आंख बंद करके अंडरस्टैंडिंग लेवल मार सकते हो। कह रहा है लर्नर एंड रिक्वायर्ड टू कॉम्प्रिहेंड फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है उसको क्या करेगा? कॉम्प्रिहेंड करने की कोशिश करेगा। टू नो द मीनिंग डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, कह रहा है यहां हम फैक्ट्स को, कॉन्सेप्ट्स को या प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हैं। वहां रोट करते थे, वहां प्रिंसिपल और फैक्ट्स वगैरह को क्या करते थे? रखते थे। यहां फैक्ट्स को हम अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब मेरिट्स और डिमेरिट की बात कर लें तो देखिए, अगर अंडरस्टैंडिंग लेवल की मेरिट की बात करें ना, तो यहां थिंकिंग एबिलिटीज का काम होता है। स्टूडेंट क्या करते हैं? थिंक करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं। यहां नॉलेज, इस लेवल पे नॉलेज जो है वो क्या होगा? रिफ्लेक्टिव लेवल के लिए आगे बढ़ेगा, ठीक है। Here the teacher presents subject matter before the students organize in sequential form, ठीक है। तो यहाँ जो मैटर प्रेजेंट होगा, यहाँ आपको अलग अलग तरीके से बताया जाएगा, नई नई कॉन्सेप्ट्स डेवलप कराए जाएंगे, ये बात होगी, ठीक है। Here the student do not learn by rote, यहाँ रटने वाला काम नहीं होगा, यहाँ कॉन्सेप्ट्स बताया जाएगा ना, फैक्ट और इन्फॉर्मेशन को, उसके यूज, उसके पर्पस बताए जाएंगे। डिमेरिट क्या है? यहाँ पे सब्जेक्ट सेंटर्ड जो है वो होता है ना, यहाँ कोई इंटरेक्शन नहीं होता बहुत ज्यादा टीचिंग और स्टूडेंट और ये का। मास्टरी इंपरसाइज होते हैं, ये क्या होते हैं? मास्टरी होता है, मतलब टीचर आ रहा है, पढ़ा रहा है, जा रहा है, ठीक है। बहुत ज्यादा खुल के वाला बात नहीं होगा जैसे रिसर्च में होता है, रिफ्लेक्टिव में जो होगा। आ जाओ, तीसरा लेवल क्या होगा? रिफ्लेक्टिव लेवल। ये क्या है? ये वो टीचिंग है जहां पे स्टूडेंट ही सारा कुछ करता है, टीचर एज ए गाइड परफॉर्मेंस देता है। कह रहा है दिस लेवल इज ऑल्सो नोन एज इंट्रोस्पेक्टिव लेवल। रिफ्लेक्टिव ऑन समथिंग मीन्स गिविंग केयरफुल थॉट टू समथिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इट ऑल्सो मीन्स थिंकिंग डीपली अबाउट समथिंग। तो ये रिसर्च वाला पार्ट है कि भैया आप किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे इतना डेप्थ में जा रहे हो, समझ रहे हो, उसको अंडरस्टैंड कर रहे हो, वैसी वाली टीचिंग, ठीक है। कह रहा है रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग इज कंसीडर्ड टू बी द हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग। क्या कर रहा है? हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग। ये हाईली थॉटफुल होता है, ज्यादा से ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत होती है। स्टूडेंट कैन अटेन दिस लेवल ओनली आफ्टर मेमोरी और अंडरस्टैंडिंग के बाद ये लेवल पे जा सकते हैं, ठीक है। Student is made for face a real problematic situation. The student understanding situation, critical, देखो critical evaluation, problematic situation को देखने के लिए यही लेवल है, ठीक है। क्या रहा है? The role of teacher in this level is democratic. क्या होता है? democratic होता है। It does not force knowledge on the students but develop their talents and capabilities. तो वो ये नहीं कहते भाई ये रट लो, ये कर लो, ये काम, ऐसा नहीं। वो प्रमोट करते हैं, वो बताते हैं भैया ठीक है, तुम अपनी थिंकिंग सोचो, क्या होगा, कैसे होगा, क्यों हो रहा है, ये ऐसे वाला बात होता है। द रोल ऑफ स्टूडेंट इज क्वाइट एक्टिव। यहाँ पे क्या एक्टिव रोल है? आ जाओ।
अब मेरिट्स और डिमेरिट्स की बात करें तो मेरिट इस लेवल में है कि टीचर सेंटर नहीं है, ये सब्जेक्ट सेंटर भी नहीं है, ये लर्नर सेंटर्ड है। क्या है? लर्नर सेंटर्ड है। इंटरेक्शन ज्यादा से होगा टीचर के बीच में रिफ्लेक्टिव लेवल में, इसमें एप्रोप्रिएट हायर क्लास के लिए है ना, हाईली थॉटफुल है, यूजफुल है, ये बात इंपॉर्टेंट है। और डिमेरिट क्या है कि स्मॉल चिल्ड्रन और लोअर लेवल की टीचिंग के लिए नहीं है ये, और यहाँ ऑर्गेनाइज्ड और प्री प्लान मटेरियल नहीं होते हैं, यहाँ स्टूडेंट जो है अपने हिसाब से चीजों को, मटेरियल को ऑर्गेनाइज करते हैं। चलिए ये चार्ट के थ्रू इसको हम कंप्लीटली समझते हैं। मेमोरी लेवल क्या है? ऑथोरिटेरियन लेवल कहा है। क्यों कहा ऑथोरिटेरियन लेवल? क्योंकि यहाँ टीचर जो है ऑथोरिटी प्ले करते हैं, बच्चों को इधर उधर ने स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में रखते हैं। अंडरस्टैंडिंग को डेमोक्रेटिक लेवल कहा, दोनों साइड से बात हो रहा है। और रिफ्लेक्टिव में लेजिस्लेटिव लेवल का, ठीक है। ये थॉटलेस टीचिंग है, सोचने की जरूरत नहीं है, रट्टा मारा देना है। अंडरस्टैंडिंग में थॉटफुल है, थोड़ा सोचता है, थोड़ा समझता है, अंडरस्टैंड करता है और बात को सवाल पूछता है टीचर से। और ये हाईली थॉटफुल है, यहाँ पे तो सवाल जवाब ज्यादा होते हैं, है ना जी। ये स्टिमुलस रिस्पॉन्स है, क्विक रिस्पॉन्स वाला। और ये मेमोरी प्रेजेंस साइट है, ये ओपन और इंडिपेंडेंट है, क्लासरूम एनवायरनमेंट के लिए होता है। ये हर्बर्ट ने इसको दिया, ये मॉरिसन ने दिया और इसको हंट ने दिया। किसने दिया? हर्बर्ट ने। अंडरस्टैंडिंग लेवल मॉरिसन ने और रिफ्लेक्टिव लेवल हंट ने दिया। कह रहा है व्हाट एवर टीचर टीच स्टूडेंट एक्सेप्ट, किसमें? मेमोरी लेवल में, जो भी बता दो बच्चा एक्सेप्ट कर लेगा। अंडरस्टैंडिंग लेवल में टीचर एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, स्टूडेंट गेट इट, टीचर बताते हैं कि भैया देखो ऐसे ऐसे ये चीजें आई, बच्चा उसको समझता है, ये कर लेता है। और रिफ्लेक्टिव लेवल में टीचर का रोल मिनिमम है, स्टूडेंट एक्टिव होता है, ठीक है। इवैल्यूएशन जो होते हैं ओरल, रिटन, ऐसे तीनों होता है। अंडरस्टैंडिंग में ऐसे और ऑब्जेक्टिव टाइप दोनों होता है। रिफ्लेक्टिंग में ऐसे टाइप टेस्ट, बिलीव आल्सो टेस्टेड, यहाँ पे ना बिलीव को टेस्ट किया जाता है, बहुत सारे टेस्ट होते हैं। यहाँ रूट ऑफ फैक्ट्स है, फैक्ट को हम रट्टा मारते हैं। यहाँ कंसेप्चुअलाइज या यूज ऑफ फैक्ट्स है, यूज करते हैं। और यहाँ हम एप्लीकेशन और ऑफ कॉन्सेप्ट्स और फैक्ट की बात करते हैं। क्लियर है जी? तो ये हो गया आपका टीचिंग के लेवल्स। और ये इसको ध्यान में रखिएगा, बेसिक चीजें जो जो बात मैंने बताई है बड़ा इजी तरीके से आप समझ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।